तो गाइज सीएफ पचुका के आगे बहुत ही फैंटास्टिक परफॉर्मेंस देने के बाद जबी अलोंसो एंड कंपनी इज बैक। फाइनली जो क्लब वर्ल्ड कप का जो ग्रुप स्टेज का फाइनल मैच होने वाला है एफसी रेड बुल साल्जबर्ग के अगेंस्ट रियल मैड्रिड अपना मैच खेलेगी कल मॉर्निंग 6:30 AM, दैट इज़ 27 जून। तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा प्रीव्यू कर लेते हैं। इस वीडियो में भी हम साल्जबर्ग को देख लेते हैं, कुछ उनकी स्ट्रेंथ्स देख लेते हैं, कुछ उनकी वीकनेस देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट की डूल्स जो हमें पूरे मैच में जिन पे नज़र रखनी पड़ेगी। ऑब्वियसली रियल मैड्रिड की स्क्वाड क्या क्या खेल सकते हैं एंड माय फाइनल प्रेडिक्शन। ठीक है, सो सब लोगों का ये कहना था कि यार सीएफ पचुका तो बहुत छोटी सी टीम है एंड इसके आगे खेल देने से क्या हो जाएगा। ठीक है भाई, नाउ वी हैव द ऑस्ट्रियन टीम और ये तो कोई छोटी टीम नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। वो ऑस्ट्रियन चैंपियंस भी रहे हैं एंड बहुत ही फैंटास्टिक टीम है। ऑल दो रियल मैड्रिड के अगेंस्ट उनका रिकॉर्ड कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है, बट स्टिल दे आर अ गुड टीम। तो लेट्स सी हाउ जबी अलोंसो विल कोप अप विद साल्जबर्ग है। ठीक है, तो इससे पहले कि आगे बढ़ें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, फेलो मैड्रिड फैंस, एंड अगर ओवरऑल कंटेंट बढ़िया लगे तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल द फुटबॉल जॉकी। ओके, सबसे पहले बात करते हैं साल्जबर्ग की मेन स्ट्रेंथ्स के बारे में। तो इसमें एक पहला पॉइंट आता है कि दे हंट द बॉल लाइक टेरियर्स। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे ही आप साल्जबर्ग से बॉल अगर छीन लेते हो एंड जिस तरीके का रियल मैड्रिड आजकल खेल रही है प्रेसिंग गेम, तो डेफिनेटली बहुत सारी जगह ऐसा होगा कि रियल मैड्रिड उनसे बॉल छीन लेगी। तो आप जैसे ही उनसे बॉल छीनते हो तो उस बॉल के आसपास जितने भी प्लेयर्स होते हैं वो एकदम से आपकी तरफ स्प्रिंट बनाना शुरू कर देंगे। मुझे थोड़ी सी सुसाइडल टेक्निक लगती है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। जो इनके कोच है साल्जबर्ग के, लेच, आई थिंक लेच करके उनका नाम है, तो वो ये 4-2-2 टाइप की एक फॉर्मेशन खिलाने में बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा प्लेयर्स इनके पास होते हैं, मिडफील्डर, अटैकर, सबके सब आपके ऊपर चढ़ने में आ जाते हैं। तो जब सारे प्लेयर्स आपके ऊपर एक साथ चढ़ने की कोशिश करते हैं हर डायरेक्शन से, तो कहीं ना कहीं एक प्लेयर जो होता है वो कहीं ना कहीं बौखला जाता है, थोड़ा सा मतलब एक तरह से डर जाता है कि किसको पास दूं किसको नहीं। इवन दो इट इज़ रियल मैड्रिड, उनको हैबिट है उस तरीके की प्रेशर गेम में खेलने की, वो ड्रिल्स करते हैं, वो रोंडो करते हैं, वो सब चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं, बट स्टिल उनका मेन आइडिया साल्जबर्ग का ये रहता है कि अगर बॉल आप प्रेस करो, प्लेयर के ऊपर चढ़ जाओ, मतलब अगर हमारे हाफ में होंगे तो डिफेंडर के ऊपर चढ़ जाओ चारों तरफ से, सो दैट ही कैन मेक द मिस्टेक एंड आप वहाँ से बॉल छीनो एंड कोशिश करो कि सीधा जो है शूट पे टारगेट ले लो। इनकी भी वही चीज़ है कि ये ज़्यादा पास करने में यकीन नहीं करते। इनका आइडिया ये है कि बॉल छीनो, शूट कर दो, देखी जाएगी, गोल हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, उस चांस को बेकार मत करो। सो काउंटर प्रेस या फिर प्रेस वाली टेक्निक ये भी कहीं ना कहीं अपनाते हैं। उसके बाद सेकंड आता है टायरलेस मिडफील्ड इंजन। अब यार इनके जो डैनिश कैप्टन है, डेनमार्क के कैप्टन है बिटस्ट्रप, वो भाई वो आदमी कभी भागना छोड़ता ही नहीं है। मतलब आप ये मानो कि वो इनका अटैक भी देखता है, वो इनका डिफेंस भी देखता है, वो उनके लिए काउंटर रन भी बनाता है और वो इनके लिए सिंपल फॉरवर्ड पासेस भी बनाता है। हर चीज़ ये है जो साल्जबर्ग जो करती है उसमें कहीं ना कहीं इनके जो कैप्टन है बिटस्ट्रप, वो हमेशा यूज़ होते हैं। मतलब आप मान के चलो कि ये टीम की बैटरी है, जैसे कि हमारे यहाँ फेडे वेलवर्ड है, उसी तरीके से इनके यहाँ पे बिटस्ट्रप है। एंड बिटस्ट्रप, आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली, ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। आप उसको थोड़े टाइम में किसी बहुत ही फैंटास्टिक टीम में खेलते हुए ज़रूर देखोगे। अगर हमने बिटस्ट्रप को होल्ड नहीं किया तो बिटस्ट्रप हमारे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम जो है टीम में क्रिएट कर सकता है। सो वी नीड टू कीप एन आई ऑन बिटस्ट्रप, क्योंकि वो पूरी मिडफील्ड उसके अराउंड ही कहीं ना कहीं घूमती है। उसके बाद थर्ड पॉइंट, अ क्लेवर क्रिएटर बिटवीन द लाइंस। अब ये क्लेवर क्रिएटर कौन है? बिटस्ट्रप हो गया अलग, वो तो इंजन है इनका। उसके बाद इनका भाई 20 ईयर ओल्ड एक इजरायली प्लेयर है, ऑस्कर ग्लूक। ये प्लेयर भी आप मार्क कर लेना मेरे वर्ड्स, आपको बहुत जल्दी यूरोप की किसी और ज़बरदस्त टीम में खेलते हुए मिलेगा। मे बी बुंडसलीगा या फिर प्रीमियर लीग में कहीं ना कहीं पक्का आपको खेलते हुए मिल जाएगा। ऑस्कर ग्लूक भाई इनका वो वाला प्लेयर है जो इनके लिए सब कुछ करता है फ्रॉम द अटैक। वो आपकी लाइन्स में ड्रिफ्ट करेगा, आपके जो फुल बैक्स हैं उनके साथ भाई ड्रिबलिंग विबलिंग करके उनके साथ मजाक करता रहेगा, स्पेस ढूंढेगा पेनल्टी एरिया के आसपास, मतलब वो थ्रू बॉल्स अपनी टीम के लिए डालेगा और खुद भी थ्रू बॉल्स मांगेगा और बहुत बढ़िया ड्रिबल करते हुए पेस से निकल जाएगा। यानी कि आप मान के चलो कि कोई भी हाफ चांस है उसको क्लियर कट चांस बनाने का दम रखता है भाई ऑस्कर ग्लूक। एंड इनके जो बहुत ज़्यादा गोल्स हैं, जो इनके सबसे ज़्यादा गोल्स हैं, उसमें सबसे बड़ा जो चंक है वो ऑस्कर ग्लूक की तरफ से आता है। एक और इनके प्लेयर हैं डॉर्गलेस, नेने डॉर्गलेस करके, उनकी तरफ से भी आता है, बट ऑस्कर ग्लूक की तरफ से गोल्स, असिस्ट, हर चीज़ आती है। वो टीम का मतलब अगर बिटस्ट्रप इनका एक तरीके से वैसे वाला इंजन है तो ये इनका अटैकिंग इंजन है कहीं ना कहीं पूरी साल्जबर्ग का। और सिर्फ 20 साल का लड़का है, बहुत ही फैंटास्टिक खेलता है। आप पिछले गेम जाके ज़रूर देखिएगा, आपको पता लग जाएगा। सीएफ पचुका के अगेंस्ट भी ग्लूक ने बहुत ही फैंटास्टिक गोल स्कोर किया था। और सबसे बड़ी चीज़, ये दूर से शूट लेने में बहुत ही एक्सपर्ट है। दूर से ऐसे फिनिश के साथ बॉल मारता है कि भाई चांसेस हो जाते हैं गोल स्कोर होने के। तो यहाँ पे कोर्तुआ को भी बिल्कुल अपने हील्स पे रहना पड़ेगा व्हेन इट कम्स टू ऑस्कर ग्लूक। तो जो इनका एक और एडवांटेज है वो है इनका क्रिएटर, विच इज़ ऑस्कर ग्लूक।
उसके बाद आते हैं लाइटनिंग ऑन द विंग्स। ये टीम जो है जैसे मैंने बताया 4-2-2 पे खेलते हैं, उसके बाद ये 4-4-3 वगैरह भी स्विच हो जाते हैं बीच में, 4-4-2 सॉरी। उस टाइम पे ये लोग भी अपने फुल बैक्स और विंग्स की बहुत यूज़ करते हैं, और विंगर्स जो इनके जो बन जाते हैं, जो मैंने अभी दूसरे प्लेयर का नाम लिया था नेने डॉर्गलिस जो हैं, एंड इनके साथ एक और होते हैं एडमंड बाइडू जो हैं, ये दोनों के दोनों बहुत ही क्विकस्टर्स हैं भाई। ये दोनों के दोनों बहुत ही पेसी प्लेयर हैं, यानी कि हल्की सी फुल बैक ने अगर बॉल भी छीनी, ये आपके लिए सीधा काउंटर अटैक की फुटबॉल यहाँ पे बनाना शुरू कर देंगे। एंड जब ये अपने मतलब इनकी जो रन्स होती हैं वो यूजली फुल बैक्स के पीछे होती है, इनके फुल बैक्स वगैरह रन आगे, वो इसकी काइंड ऑफ अ सेम रियल मैड्रिड जैसी टाइप की चीज़ है जो जबी अलोंसो खिलाते हैं। उसी टाइप का स्ट्रक्चर इस टीम का भी है कि इनके फुल बैक्स ने रन बनाई, फिर इन्होंने यहाँ से रन बना के वर्टिकल पास दिया, फिर ये वहाँ पे कोशिश करेंगे कि मिडफील्डर्स आके इनको रोकें, इतने में ये लोग आगे रन बना लेंगे और इनका फुल बैक वहाँ पे इनको पास कर देगा। ठीक है, तो इनकी जो रन्स होती हैं वो फुल बैक के बिहाइंड होती हैं, जिससे कि जो पूरी पिच है उसका पूरा फायदा उठाते हैं ये लोग, एकदम वाइड खेलते हैं कहीं ना कहीं। एंड उसके बाद या तो ये बॉल को कट इन करेंगे, जैसे कि मैंने बताया इनका फुल बैक या तो इनको क्रॉस मारेगा या लो क्रॉस मारेगा, जैसे कि ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड ने गोंजालो गार्सिया को दिया था, फिर गोंजालो ने आर्दा गुलर को दिया था, सेम काइंड ऑफ थिंग ये कहीं ना कहीं करेंगे। और उसके बाद या तो ये शूट करेंगे या टैप इन करेंगे, और बहुत आसानी से ये लोग गोल मार के निकल जाते हैं। इनकी जो पेस है ना, जो एक क्विकली निकलते हैं एकदम, वो पेस जो है वो डिफेंडर्स को कहीं ना कहीं मजबूर करती है कि वो और थोड़ा सा डीप जाए, मतलब अपने डी को बचाने के लिए और थोड़ा सा पीछे जाए, और उसी की वजह से इन लोगों को स्पेस मिलता है। तो डीन हाउसन और रोडिगर वगैरह को थोड़ा सा यहाँ पे देखना पड़ेगा, नेने डॉर्गलिस और फ्रैन गार्सिया को खासकर, उनका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा व्हेन इट कम्स टू स्टॉप नेने डॉर्गलिस, एंड ही इज़ अ फैंटास्टिक प्लेयर। भाई इनके जो ये 3-4 प्लेयर है ना, बिडस्ट्रप, बाइडू, ग्लूक, उसके बाद डॉर्गलेस, आपको ये पक्का थोड़े टाइम में कहीं ना कहीं खेलते हुए मिल जाएंगे, आप मुझसे लिखवा लो। बहुत ही फैंटास्टिक टीम है, मतलब ये चाहे हारे जीते वो एक अलग चीज़ है, मुझे इनको देखने में बहुत मज़ा आता है। आप इनके कभी ऑस्ट्रियन लीग के मैचेस देखो जहाँ पे अच्छा खेलते हैं, ग्रास वगैरह के अगेंस्ट खेलते हैं, ये बहुत ही फैंटास्टिक गेम होता है। 1-2, 1-2, 1-2 क्विक पास, फुल बैक्स आगे आ रहे हैं, क्विक काउंटर अटैकिंग फुटबॉल, गोल, बहुत मज़ा आता है इनको देखने में। उसके बाद फाइनल एक इनका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है हाइट एंड ब्रेवरी एट द बैक। भाई इनका एक सेंटर बैक है गडू करके, जो कि सिर्फ 18 ईयर्स का है अभी, बट वो ऑलरेडी 1.95 मीटर टॉल है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो हमारे अटैकर है कौन, गोंजालो गार्सिया या फिर विनीसियस या फिर जूड बेलिंगम, तो इसी टाइप के हमारे अटैकर हैं जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है। खैर हाइट तो एक अलग चीज़ हो गई। तो इन डिफेंडर का होने का फ़ायदा क्या है कि जितने भी क्रॉसेज आ सकते हैं उसको बड़े आराम से क्लियर कर देगा, और बहुत कॉन्फिडेंस से क्लियर करता है, बंदे में कॉन्फिडेंस बहुत तगड़ा है। उसके बाद ये जो पावरफुल हेडर्स होते हैं जैसे कॉर्नर्स वगैरह पे क्लियर करने के लिए, वहाँ पे मे बी 50-50 चांस हो सकता है, क्योंकि रोडिगर एंड हाउसन को भी मैं बहुत ही अच्छा हेडर ऑफ द बॉल मानता हूँ, बट इनकी जो हाइट है वो कहीं ना कहीं वहाँ पे एडवांटेज तो दे ही जाती है। तो नॉर्मल क्रॉसेस तो ये वैसे ही क्लियर कर देगा। उसके बाद सेट पीसेस पे जो है ये हमारे प्लेयर्स को एक टफ फाइट दे सकता है, खासकर हमारे डिफेंडर्स को, जो कि यहाँ पे गोल स्कोर करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। तो और मेरे हिसाब से कि जितने भी मतलब ये इस तरीके से डिफेंडिंग करता है जो कि फिजिकल करने की कोशिश करता है। गोंजालो गार्सिया को यहाँ पे थोड़ा सा संभल के खेलना पड़ेगा, क्योंकि गोंजालो गार्सिया को बहुत परेशान करने वाला है अगर मतलब गोंजालो गार्सिया स्टार्ट करते हैं मैच, जो कि होपफुली वो करेंगे ही। तो रियल मैड्रिड एक ऐसे डिफेंडर के आगे जो सिर्फ 18 साल का है, कहीं ना कहीं डीन हाउसन की कॉपी आपको देखने को मिल रही है, जो लंबा चौड़ा प्लेयर है, कॉन्फिडेंट प्लेयर है, गुड क्लियर मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो क्रॉसेस को क्लियर करने में महारत हासिल है। उसके बाद कॉर्नर से गोल स्कोर करने में भी वो बहुत ही महारत हासिल रखता है। ठीक है, तो ये थे कुछ 5 पॉइंट, जैसे कि हमने देखा अटैक से लेके मिडफील्ड से लेके डिफेंस से लेके सारे अच्छे अच्छे प्लेयर जो हैं वो यहाँ पे साल्जबर्ग के पास है। अब बात करते हैं इनकी वीकनेस की। 2 से 3 इनकी वीकनेस है। वीकनेस में से इनकी सबसे बड़ी वीकनेस जो है वो है इनका इनएक्सपीरियंस्ड गोलकीपर। मतलब इनका जो फर्स्ट चॉइस गोलकीपर है श्लैगर, वो इंजर्ड हो चुका है, एंड उनके जो टॉप स्कोरर है इनकी टीम के कोनाटे, ये दोनों इंजरी की वजह से ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं। तो जो अभी इनके गोलकीपर स्टार्ट कर रहे हैं वो 18 ईयर ओल्ड जो है जविशटकी करके नाम है उनका, मुझे प्रोनाउंसिएशन पूरी पता नहीं, बड़ी वियर्ड सी प्रोनाउंसिएशन है। जविटकी करके एक गोलकीपर है, वो अभी स्टार्ट कर रहे हैं। और जो इनकी सेंटर बैक पेयरिंग है वो भी जैसे कि मैंने बताया आपको, जो इनके 18 साल के सेंटर बैक हैं गडू, वो यहाँ पे हैं। और जो इनकी सेंटर बैक पेयरिंग है वो भी बिल्कुल न्यू है। तो ऑब्वियसली जब कोई एक न्यू सेंटर बैक पेयरिंग होती है कहीं ना कहीं, तो वो थोड़ा स्पेस पीछे छोड़ने का ऐसे चांसेस रहते हैं कि उनसे स्पेस पीछे छूट जाएगा, वो कहीं ना कहीं पैनिक कर जाएंगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर जाएंगे। तो गडू तो जो है वो तो भाई बढ़िया खेलेंगे। मुझे इनके दूसरे सेंटर बैक का मैं नाम भूल गया यार, मैंने कल परसों उनको खेलते हुए देखा था। वो और ये जो गडू है, इन दोनों की जो सेंटर बैक पेयरिंग है वो बिल्कुल नहीं है, और वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। पचुका ने भी इनके अगेंस्ट गोल मारा था उसी वजह से, उसमें तो खैर ब्रायन गोंजालेस ने एक फ्री किक भी मारी थी बहुत बढ़िया। तो
इनके जो डिफेंस लाइन है उसको हम बड़े आराम से परेशान कर सकते हैं, कंसिडरिंग कि हम जिस तरीके का कलेक्टिव फुटबॉल हमारी टीम ने पिछले मैच में खेला है, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें बन गई हैं। तो कीपर पे आप ट्राई कर सकते हो, शॉट्स ऑन टारगेट मारो, वो पक्का कहीं ना कहीं गलती करेगा और आपकी बॉल एक आधी बार अंदर ज़रूर जा सकती है। उसके बाद रिस्की हाई लाइन, जो इनके कोच हैं भाई वो ज़्यादा भरोसा करते हैं स्क्वीजिंग स्पेस करने में, ठीक है, जिसकी वजह से जो इनका, जैसे आपने फर्स्ट प्रेस जो है इनका वो ब्रेक करा, उसके बाद कीपर और इनके बीच में कुछ नहीं बचता। ये इतनी ज़्यादा हाई लाइन खेलते हैं, गलती से आपने ड्रिबल करके हमारे विनीसियस ने आगे निकाल ली 30 to 40 मीटर का स्पेस एंड ओनली कीपर इज देयर एंड यू जस्ट हैव टू स्कोर अ गोल। तो जो टीम बहुत ज़्यादा हाई लाइन खेलती है उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है। बार्सिलोना को हमने कई बार देखा है कि वो हाई लाइन खेलते हैं, बट वो एक एक्सपीरियंस टीम है, वो एक मतलब उनकी रेपुटेशन है अच्छा खेलने की, तो वो लोग संभाल लेते हैं, उनके पास वर्ल्ड क्लास डिफेंडर्स हैं। इनके पास अभी बच्चे हैं जो कि नए डिफेंडर्स हैं, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे गड़बड़ करते हैं। तो रियल मैड्रिड जो है इनकी इस चीज़ का फायदा ले सकते हैं और रियल मैड्रिड इस चीज़ का फायदा ले भी चुके हैं। अगर आपको पास्ट में ध्यान हो, चैंपियंस लीग में रियल मैड्रिड ने 5-1 साल्जबर्ग को हराया था। आई थिंक विनीसियस ने हैट्रिक मारी थी या 2 गोल मारे थे उस मैच में। काइंड ऑफ अ सेम परफॉर्मेंस आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम विनीसियस, क्योंकि ये वो टीम है जो विनीसियस को स्पेस देगी, उसको सिर्फ ड्रिबलिंग करनी है जो वो यूजुअली करता है और वो करके आराम से निकल सकता है यहाँ पे, ठीक है। सो इनकी हाई लाइन इज अ प्रॉब्लम जिसका फायदा रियल मैड्रिड यहाँ पे उठा सकती है। उसके बाद लेफ्ट साइड की कवरेज, जो इनके लेफ्ट बैक हैं क्रेटिस, वो बहुत ज़्यादा, जिस तरीके से हमारे ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड बहुत ज़्यादा आगे जाते हैं, क्रेटिस जो है वो भी बहुत ज़्यादा आगे जाते हैं। एंड ये पहले ना बायर्न के रिजर्व हुआ करते थे, तो बहुत ज़्यादा इनको खेलने को मिला नहीं। अब इनको लगा कि अब मैं सब खेल दूंगा, मैं सब कर दूंगा टाइप की वाली चीज़ है। तो ये खेलते हैं तो बेचारे इतना ज़्यादा भावनाओं में बह जाते हैं कि बहुत ज़्यादा आगे चले जाते हैं। जो पीछे का स्पेस है वो हमेशा एक खाली छोड़ते हैं और इनके पास ऑब्वियसली फेडे वेलवर्डे या फिर रुडिगर टाइप के डिफेंडर्स नहीं है, जो मतलब फेडे वेलवर्डे मिडफील्डर एंड रुडिगर जो है सेंटर बैक, की वो उनका जो स्पेस है उसको यहाँ पे कवर कर ले, या फिर डीन हाउसन जैसा प्लेयर नहीं है जो उनके लिए फैंटास्टिक डिफेंडिंग कर ले। तो वो जो स्पेस वहाँ पे छूटेगा वो कहीं ना कहीं आपको चांस देगा क्रिएट करने के लिए, एंड ये हो भी चुका है। मतलब अभी रिसेंटली जो है इन ऑपोजिशन टीम ने ऑलमोस्ट 4 चांसेस क्रिएट करे इनके स्पेस छोड़ने की वजह से। तो ये जो इनके स्पेस छोड़ने की आदत है वो कॉन्टिन्यूस है, उसमें कोई सुधार अभी आ नहीं रहा है सच। तो रियल मैड्रिड इस चीज़ का फायदा उठा सकती है। मे बी आप जहाँ पे स्पेस खाली छूटा, मे बी आपके फुल बैक ने रन बनाई और एक लॉन्ग बॉल वहाँ से पड़ी और आराम से वही ट्रेंट अलेक्जेंडर वाला नॉर्मल सा लो क्रॉस या पास आया और आप गोल स्कोर कर सकते हो। तो जो मोटा मोटा इनकी प्रॉब्लम है वो इनका डिफेंस है कहीं ना कहीं, क्योंकि एक न्यू और इनके गोलकीपर जो कि न्यू आए हैं, इनकी न्यू सेंटर बैक पेयरिंग है, हाई लाइन खेलते हैं, बहुत स्पेस छोड़ते हैं। तो टिपिकल मतलब एक जो मिस्टेक्स होती हैं वो इनकी टीम यूजुअली यहां पे करती है। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं कि कुछ इंपॉर्टेंट डूल्स के बारे में, वो इंपॉर्टेंट डूल्स भाई बहुत बेसिक है, मैं बता चुका हूं। विनीसियस जूनियर का होने वाला है, क्योंकि विनीसियस जूनियर वर्सेस एक इनके प्लेयर है स्टेफान लेनर जो है वो उनका ये पहला मैच है, वो ग्लैडबैक से जब से वापस आए हैं और अब उनको एक तरीके से ला लीगा के सबसे बेस्ट विंगर के अगेंस्ट कहीं ना कहीं 1-on-1 होना पड़ेगा। तो लेट्स सी हाउ दिस बैटल विल रन आउट। पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि विनीसियस जूनियर जो है उनको भाई देख लेंगे, विनीसियस में दम है, क्योंकि विनीसियस को 2 ड्रिबल करने हैं, वही जो मैंने बोला हाई लाइन, 2 ड्रिबल करने हैं 40 मीटर्स गोल, उसके अलावा कुछ नहीं बचता है। उसके बाद जो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट बैटल है जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, दैट इज बिडस्ट्रप वर्सेस वेलवर्डे, क्योंकि बिडस्ट्रप और वेलवर्डे का जो गेम है ऑलमोस्ट सेम है। साल्जबर्ग का जो पूरा बिल्डअप है वो कहीं ना कहीं बिडस्ट्रप पे डिपेंड करता है। सेम गोज विद वेलवर्डे जो है वो भी रियल मैड्रिड की एनर्जी है भाई, पिवट है जो पूरा मिडफील्ड में ध्यान रखता है कहीं ना कहीं। तो जो वेलवर्डे किस तरीके से, मुझे पर्सनली लगता है कि वेलवर्डे कहीं ना कहीं मार्क कर रहे होंगे बिडस्ट्रप को, या फिर चुआमनी कर सकते हैं, बट मैं मान के चल रहा हूँ कि बिडस्ट्रप कहीं ना कहीं कर रहे होंगे, क्योंकि चुआमनी और इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को मार्क कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बैटल होने वाली है, आप देखना पक्का, बहुत ज़्यादा फाउल वॉल बाजी यहाँ पे होने वाली है। जो थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट डूल है दैट इज ऑस्कर ग्लूक वर्सेज चुआमनी। तो जो चुआमनी है वो शायद उनके जो मेन अटैकिंग प्लेयर हैं, जो पूरा अटैकिंग थ्रेड देते हैं यहाँ पे, वो ग्लूक को देखेंगे कहीं ना कहीं। पिछली बार तो चुआमनी को सेंटर बैक खेलना पड़ा था बिकॉज ऑफ एसेंसियो रेड कार्ड। होपफुली इस मैच में ऐसा कुछ ना हो, तो चुआमनी की मास्टर क्लास हमें देखने को मिल सकती है। वो पक्का डेफिनेटली जो ग्लूक जो हाफ स्पेस का यूज करते हैं, जो रन्स बनाते हैं, चुआमनी उसमें इंटरसेप्शन करके या टैकल करके उसको रोकने की जरूर कोशिश करेंगे। बहुत ही इंटेंस बैटल होने वाली है भाई। ग्लूक मानता नहीं है, हार नहीं मानता भाई, इजरायली प्लेयर है, बिल्कुल लगा रहता है, ठीक है। तो ये जो 3 इंपॉर्टेंट की बैटल है, इस पर हमें बहुत ज्यादा नजर रखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं रियल मैड्रिड की लाइनअप।
आप स्क्रीन पे देख सकते हो रियल मैड्रिड की कल की जो स्क्वाड है, एम्बापे अभी भी वापस नहीं आया है, ट्रेनिंग करना स्टार्ट जरूर कर दिया है बट अभी के लिए वापस नहीं आया है, तो आई एम अज्यूमिंग कि गोंजालो गार्सिया ही मैच स्टार्ट कर रहे होंगे। आप मेरी अगर प्रोविजनल लाइनअप देखो तो मैंने वही सेम लाइनअप रखी है 4-1-4-1 वाली। मुझे नहीं लगता कि जबी अलोंसो इसमें कोई चेंज करेंगे। भाई एक कॉम्बो जब आपका क्लिक कर जा रहा है, एटलीस्ट अभी क्लिक कर जा रहा है, तो आपको उसमें एक्सपेरिमेंट करने की क्यों जरूरत है, राइट? और मुझे लगता है कि जबी अलोंसो स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड दिस। एंड पर्सनली अगर आप देखो तो सेम वही कोर्तुआ, ट्रेंट अलेक्जेंडर, रुडिगर, हाउसन एंड फ्रैन गार्सिया। ऑब्वियसली फ्रैन गार्सिया, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड आगे आ सकते हैं विंग बैक की तरह। फिर चुआमनी एज अ पिवट शील्डिंग द डिफेंस। उसके बाद फेडे वेलवर्डे, आर्दा ग्यूलर, बेलिंगम एंड विनी जूनियर। एंड स्ट्राइकर में गोंजालो गार्सिया। आई एम वेरी हैप्पी विद दिस टीम। मैं इस टीम में कोई भी चेंजेस नहीं चाहता हूं अगर आप मुझसे पर्सनली पूछो। एंड मुझे पर्सनली लगता है कि जबी अलोंसो भी इसी टीम के साथ स्टार्ट करेंगे। अब फाइनली जो मेरा प्रेडिक्शन है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जिस तरीके की प्रॉब्लम साल्जबर्ग ने देखी है डिफेंसिवली, जिस तरीके की उनकी डिफेंस के हाई लाइन वाले इश्यूज एंड क्रेटिस जो है वो स्पेस छोड़ दे रहे हैं, उसके बाद लेमर जो है उनके अगेंस्ट विनीसियस जो है काफ़ी अच्छी ड्रिबलिंग करके निकाल सकते हैं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि रियल मैड्रिड को गोल स्कोर करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, जो प्रॉब्लम हो सकती है वो डिफेंड करने में हो सकती है, क्योंकि ऑस्कर ग्लूक, नेने डॉर्गलेस एंड बिटस्ट्रप काफ़ी फैंटास्टिक प्लेयर्स इनके पास हैं, मतलब आप उनको हल्के में नहीं ले सकते। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि रियल मैड्रिड एटलीस्ट 3 गोल तो यहाँ पे स्कोर कर रही है। और मुझे थोड़ा सा भरोसा है कि रियल मैड्रिड का जो डिफेंस है, भाई जिस 10 मैन डिफेंस ने पचुका को रोक लिया, जहाँ पे सैलोमन रॉन्डन जैसे दानव आदमी थे, तो मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि अभी तो ये लोग बच्चे हैं, ऑस्कर ग्लूक, नेने डॉगलेस, ये वो, इनके आगे हमारा जो डिफेंस है वो थोड़ा सा बेटर है, एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं। तो आई एम अज्यूमिंग कि रियल मैड्रिड क्लीन शीट यहाँ पे रख सकता है फाइनली। सो माय फाइनल प्रेडिक्शन वुड बी 3-0। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि रियल मैड्रिड इस मैच में किस स्कोर लाइन से जीतेगी। सेकंड, क्या आप मेरी जो ये फॉर्मेशन है जो हमने पिछले मैच में भी फॉलो करी थी, डू यू थिंक कि रियल मैड्रिड शुड गो अगेन विद दिस फॉर्मेशन या फिर हमें कोई चेंजेस करने चाहिए? एंड व्हाट डू यू थिंक कि साल्जबर्ग की तरफ से अगर कोई गोल मारेगा तो कौन मारेगा? जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।